आज हम राजभाषा अधिनियम 1976 के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। राजभाषा अधिनियम से आपके परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप राजभाषा हिंदी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी 50 to 20% जो राजभाषा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जहाँ आपको राजभाषा अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं राजभाषा अधिनियम 1976 में क्या क्या नियम है और उसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे परीक्षा में आने वाले प्रश्न की तैयारी हम इसके माध्यम से कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं राजभाषा नियम या अधिनियम कह सकते हैं 1976। राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग नियम 1976 यथा संशोधित, क्योंकि संशोधित भी हुआ था, 87 में हुआ था, 2007 में हुआ था और 2011 में हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया। यह भी 1963 का 19 की धारा 3 की उपधारा 4 के साथ पढ़ी धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। राजभाषा अधिनियम 1963 के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर देख सकते हैं संक्षिप्त नाम और विस्तार प्रारंभ। यानी राजभाषा अधिनियम 1976 क्या है? इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा अधिनियम या नियम 1976। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? राजभाषा अधिनियम 1976 है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक राज्य ऐसा है जहाँ पर राजभाषा अधिनियम लागू नहीं होते हैं। मैंने वहाँ पर एक नक्शा से भी आपको दिखा दिया था। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभावित होंगे। यह तीसरा पॉइंट हुआ। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम ऐसा कौन सा राज्य है जिस पे राजभाषा अधिनियम लागू नहीं होते, तो वहाँ आपको तमिलनाडु राज्य लिखने होंगे। दूसरे नंबर पर परिभाषा अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 का विपरीत है, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 था, उसी का यथा संशोधित है 1976। केंद्रीय सरकार के कार्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित भी, अर्थात केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय। यहाँ देखिए केंद्रीय सरकार, यहाँ राज्य सरकार की बात नहीं की जा रही है, यहाँ केंद्रीय, क्योंकि केंद्रीय सरकार में आपकी 2 लैंग्वेज होती है। पहले वीडियो में बताया था हिंदी और अंग्रेजी, और जहाँ हिंदी भाषी नहीं है या हिंदी समझने वाले लोग कम है वहाँ अंग्रेजी का माध्यम बनाया जाएगा। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किसी आयोग, समिति या अधिकारी का कोई कार्यालय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति, क्योंकि आपने काफ़ी सारे देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर 2 लैंग्वेज होता है, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों लैंग्वेज अपने पेपर देखे होंगे और आप किसी भी लैंग्वेज में उत्तर भी दे सकते हैं। तो जितने भी केंद्र सरकार की नियुक्ति होते हैं वहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय, यानी केंद्र सरकार के अंदर जितने भी कंपनी है, मान लीजिए मिनी रत्न कंपनी है या काफ़ी सारे ऐसे इंडियन ऑयल है या काफ़ी कंपनी जो है जो केंद्र सरकार के अंदर में काम करती है, वहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग देखने को मिल जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारी से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। यदि कर्मचारी से केंद्र सरकार में कोई भी कार्यालय है वहाँ में नियोजित से अभिप्रेत है। नीचे मैं दिखाऊंगा कि उसका क्या क्या नियम होने चाहिए। अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनय 4 अधीन अधिसूचित कार्यालय से अभिप्रेत है। हिंदी में प्रवीणता से नियम है 9 में प्रवीणता अभिप्रेत, यानी जितने केंद्रीय कर्मचारी होंगे उसे हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, वहाँ में बोला गया था। लेकिन उन्हें हिंदी की प्रवीणता कम माना जाएगा अगर उसने मैट्रिक में पढ़ रखा है या मैट्रिक से हाई सेकेंडरी में डिग्री में उसने हिंदी सब विषय पढ़ रखा है, तो हिंदी में उसे प्रवीणता माना जाए, यानी उसे माना जाए कि वो हिंदी भाषा को जानता है। क्षेत्र क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली संघराज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं।
ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं और ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी राजभाषा अधिनियम के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ख क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब राज्य, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी क में ये राज्य और ख में और ग में चौथा में ये दोनों राज्य को छोड़कर जितने हैं वो ग में आ जाते हैं। क्षेत्र ग से खंड च, छ, निर्दिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी ये जो राज्य है उसे छोड़कर जितने भी राज्य टर्मिनोलॉजी को छोड़कर वह ग में आएंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है। राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार, यानी पत्राचार का माध्यम क्या होगा केंद्र सरकार में। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में से किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ साथ उनका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा। यहाँ देखिए क क्षेत्र की बात की गई है, तो क क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं वहाँ में हिंदी में उसका पत्राचार का माध्यम होगा। अगर हिंदी में अगर नहीं हो तो अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसका हिंदी में अनुवाद भी भेजा जाएगा क क्षेत्र में। केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ख में, यहाँ अब ख क्षेत्र की बात की जा रही है, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो पत्रादि सामान्यतः हिंदी में होंगे। यहाँ देखिए सामान्यतः हिंदी होंगे ख क्षेत्र में, और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि का मतलब है पत्राचार का माध्यम, यानी अपनी जो बात को आदान प्रदान करेंगे वो पत्रादि होता है, पत्राचार अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो ख क्षेत्र में अगर कोई पत्र या पत्रादि अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। इसलिए आपने देखे होंगे कि जितने भी केंद्र के ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे आपको हिंदी अनुवादक रखा जाता है। वो हिंदी अनुवादक आपको अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अनुवाद करके लोगों तक पहुँचाते हैं। परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ऐसा चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्राधिक या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्राधिक संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाए और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्राधिक उसी रीति में भेजे जाएंगे। यहाँ में क्या कहा गया कि परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है किसी विशिष्ट वर्ग या क वर्ग हो सकता है, ख वर्ग हो सकता है या ग वर्ग हो सकता है प्रवर्ग पत्रादि उसके लिए कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी, जो अवधि तक 15 साल तक था, इसके बाद भी जो अंग्रेजी भाषा को रखा गया था अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाए उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति में भेजे जाएंगे। क्षेत्र ख के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। यानी घुमा फिरा कर सारे बात वही है कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रचलन होगा केंद्र सरकार में। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ग अब आ गया ग में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हो व्यक्ति या पदाधिकारी अंग्रेजी में होंगे। यहाँ पर अगर केंद्रीय सरकार का कार्यालय वहाँ नहीं होता है तो अंग्रेजी में वो पत्राचार का माध्यम रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है उपनियम 1 और 2 में किसी बात के होते हुए भी ग में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क या ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति जो पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे
आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधृत करेंगे। तो यहाँ देखिए उपनियम 1 और 2 में कहा गया है कि क्षेत्र गांव में केंद्र सरकार के कार्यालय हो या क किसी राज्य क्षेत्र को या राज्य के किसी कार्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन न हो, व्यक्ति को पढ़ाई हिंदी अंग्रेजी में हो सकते हैं, यानी अंग्रेजी में तो वहाँ में दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं, उसकी कोई यहाँ पर बात नहीं रहेगी। अब चलते हैं अगले पेज में। आपको राजभाषा प्रश्न के लिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा। समझ के आप कहीं से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं राजभाषा अधिनियम से तब बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। जिस प्रकार से आप एक बुक का कोई स्टोरी पढ़ के आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक इसी प्रकार राजभाषा अधिनियम को आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो इसके अंदर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकेंगे। अब अगर हमारे केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादी, यानी केंद्र सरकार एक केंद्र सरकार से दूसरे केंद्र सरकार में किस प्रकार से मंत्रालय या विभाग में किस प्रकार से पत्रादि का माध्यम होगा। केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय विभाग के बीच पत्रादि हिंदी अंग्रेजी में हो सकते हैं। यहाँ में अगर केंद्र सरकार से एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर पत्राचार का माध्यम होगा तो हिंदी अंग्रेजी किसी भी भाषा में हो सकते हैं। केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय विभाग के क्षेत्र क की बात की जा रही है स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्राचार हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें। क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड ख विनिष्ठ कार्यालयों से विभिन्न है पत्रादि हिंदी में होंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर केंद्र सरकार से एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में अगर पत्राचार का माध्यम होगा तो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में वो कर सकेंगे। अगला हमारा क्षेत्र क में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय और क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं। तो हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा को में आप वहाँ पर पत्राचार का माध्यम कर सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधा और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधृत करेंगे। तो परंतु क्या हिंदी में अनुपात में होंगे जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान या हिंदी का जो प्रवीणता रखता है वो हिंदी का जो ज्ञान है जिसके पास वहाँ अनुपात में रखा जाएगा। हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधा और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान रखते हुए समय समय पर अवधृत करें, यानी हिंदी में भी उसकी सुविधा की जा सकती है। यहाँ जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है यानी कार्य करने की ज्ञान रखता है हिंदी भाषा में, वहाँ हिंदी में भी पत्राचार का माध्यम बना सकते हैं। क्षेत्र ख या ग में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं, परंतु ये पत्रादि हिंदी या यह हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। क्षेत्र ख किसी कार्यालय संबंधी वहाँ आवश्यक हो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पढ़ाई करने के स्थान पर किया जाएगा। क्षेत्र क या ख किसी कार्यालय से संबंधित वहाँ यदि आवश्यक हो, यहाँ आवश्यक की बात की गई है, तो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद भी पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा। क या ख में अगर हिंदी अंग्रेजी के अलावा अगर दूसरी भाषा भी है तो उसका जो अनुवाद किया जाएगा। क्षेत्र ग में किसी कार्यालय को संबंधित वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा, यानी ग में जो क्षेत्र है जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गाँव में आते हैं वहाँ कार्यालय को संबंधित उनकी दूसरी भाषा में अगर अनुवाद है तो उसका अनुवाद भी भेजा जाएगा हिंदी या अंग्रेजी में। परंतु यह कि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबंधित है दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं किया जाएगी यहाँ, परंतु यदि कोई भाषा पत्रादि अधिसूचित कार्यालय से संबंधित है तो दूसरी भाषा में इसका अनुवाद नहीं किया जाएगा। अगर हिंदी में है तो अगर हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में ही रहेगा। हिंदी में प्राप्त प्राप्ति के उत्तर हिंदी में। चलिए देखते हैं, अगर कोई हिंदी भाषा में पत्राचार का माध्यम करना चाहे उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा।
नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालयों से हिंदी में दिए जाएंगे। या अगर हिंदी में अगर कोई पत्राचार माध्यम करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकेंगे, और हिंदी में कोई दे रहे हैं अपनी बातों को तो वह उसका उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग। अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है। यह हिंदी अंग्रेजी जिसे वगैरह देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जितने भी कुछ आते हैं लोगों के सामने आप देखेंगे वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आता है, ताकि हिंदी भाषी हिंदी में अच्छे से पढ़ सके, अंग्रेजी भाषी अंग्रेजी में अच्छे पढ़ सके। क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषा का ज़्यादा चलन है। क क्षेत्र में आप देखेंगे जितने भी राज्य हैं वहाँ हिंदी भाषा का ही महत्व। आवेदन अभ्यावेदन आदि। कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी अंग्रेजी में कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी का बोला गया कि आवेदन ज़्यादातर देखेंगे आप इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि कितने भी आप फॉर्म देखेंगे अगर आपने फॉर्म अप्लाई करेंगे देखिए वहाँ हिंदी में अंग्रेजी में होता है, लेकिन वहाँ पर हिंदी में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अपने बैंक में कोई एक एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप वहाँ हिंदी में भी दे सकते हैं और अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। या फॉर्म आप पैसे भरने के लिए जब भरते हैं तो देखेंगे वहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र के गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसेस है या कार्यालय है वहाँ पे आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अगले पेज पर। जब उपनियम 1 में निर्दिष्ट कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हो तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। या देखिएगा हिंदी में कोई आवेदन किया गया हो उसका हस्ताक्षर हिंदी में किया तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषय जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही का भी है से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो वह उसे असमय विलंब के बिना उसी भाषा में दिए जाएंगे। यानी किसी हिंदी अंग्रेजी किसी भाषा में वहाँ पे पत्राचार का माध्यम दिया जा रहा है तो हिंदी अंग्रेजी उसी भाषा में उसका जवाब भी दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लेखन। टिप्पणी आपको पता होगा, टिप्पणी अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको पता होगा, उसमें सारे सिखाए जाते हैं। कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाए कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करें। केंद्र सरकार का कोई भी है कर्मचारी तो वहाँ या किसी भी फाइल पर टिप्पणी पर वह हिंदी अंग्रेजी भाषा में लिख सकता है, उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि अगर कोई और लैंग्वेज में लिखा जाए। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का अन्यथा नहीं है। अगर कोई केंद्र सरकार जिसे हिंदी का ज्ञान रखता हो और उसके सामने कोई पत्राचार हिंदी में आता है तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में तभी मांगेगा जब उसे उस पत्र का उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है या तकनीकी प्रकृति का मतलब उसका कोई वर्ड ऐसा है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है उसका, तभी उसका अंग्रेजी में अनुवाद उसके मांग सकता है, नहीं तो उसे हिंदी में ही उसे चलाना होगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज अविधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका निश्चय करेगा। यह जो हिंदी में अगर पत्राचार दे रहा है हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले के सामने वो तभी इसका अंग्रेजी में अनुवाद मांगेगा जब उसका कोई त्रुटि होगा, या त्रुटि कब इसे दस्तावेज को तकनीकी प्रकृति माना जाएगा जब विभाग कार्यालय का जो प्रधान होता है उसे सुनिश्चित करेगा यहाँ जो हिंदी में लिखा हुआ है वह किसी प्रकार से उसका कोई शब्द गलत है तभी उसका अंग्रेजी में अनुवाद मांगा जाएगा। अगला चलते हैं। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है
टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजन के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाए केवल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। जो हिंदी में प्रवीणता रखता है वह हिंदी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में प्रवीणता का क्या मतलब है, चलिए देख लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, अगर हिंदी माध्यम से किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करे तो यह हिंदी प्रवीणता माना जाएगा। स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, यानी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा हो स्नातक या उससे ऊपर में, तो भी उसे हिंदी में प्रवीणता माना जाएगा। यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी प्रवीणता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को फिल करते हैं तो उसे माना जाएगा कि वह हिंदी में प्रवीणता यानी हिंदी का उसे ज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के कार्य साधक ज्ञान। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस प्रकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में उसे योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केंद्र सरकार द्वारा उस निर्मित विनिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यहाँ केंद्र सरकार से के अधीन किसी भी हिंदी परीक्षा को अगर उत्तीर्ण कर ली है तो उसे हिंदी का कार्य साधक ज्ञान माना जाएगा, यानी उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। अगले पेज पर चलते हैं। अगला है, यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में उससे 80% ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतः यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित विनिर्दिष्ट कोई अधिकार या अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन कार्यालयों का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। यहाँ देखिए राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अगर किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कार्यालय में अगर सारे ने हिंदी में प्रवीणता कर रखा है, हिंदी का ज्ञान रखा है, तो उससे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा कि वो हिंदी उस कार्यालय के सारे कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। परंतु यदि केंद्रीय सरकार का राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम 2 में 20% से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा। अगला बिंदु है मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति मुद्रित या सेक्युलराइज किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय संबंधित हैं, मैनुअल, संहिताएं जितने भी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट, सूचना पट, पत्रशीट और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख और तथा लेखन सामग्री की अन्य मध्य हिंदी अंग्रेजी में लिखे जाएंगे, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगे। यानी केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय होंगे, यहाँ जितने भी नामपट हो, सूचना पट हो, उस वहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अगले में चलते हैं। अगला पॉइंट है अनुपालन का उत्तरदायित्व। केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और नियमों के उपबंधों और उपनियम के अधीन जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस परियोजना के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे।
केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। तो ये हमारी जो राजभाषा अधिनियम 1976 के मुख्य बिंदु थे। आप इसे अच्छे से एक बार पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसे आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो इसके अंदर से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकेंगे, क्योंकि राजभाषा अधिनियम से आपके काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप हिंदी मैनेजर बनना चाहे, राजभाषा मैनेजर बनना चाहे, हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहे, और चाहे आपके जितने भी पेपर होते हैं जिसमें हिंदी भाषा के प्रश्न होते हैं वहाँ आपके राजभाषा अधिनियम से 15-20 या उससे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आपने देखा राजभाषा अधिनियम 1976 की मुख्य बातें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।